हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर जो कि 5th चैप्टर है सीक्वेंस वाइज, और जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर की क्या क्या स्टेट होती हैं ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। बट हमें ये एक बार डिफाइन करना पड़ेगा कि इस मैटर किसे कहते हैं। मैटर कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होता है, वॉल्यूम होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। इसकी 3 स्टेट होती है। प्रोबेबली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने सॉलिड के भी बहुत से फॉर्म में देखेंगे, 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे, तो इस वजह से प्रोबेबली बोल रही हूँ। सो अपार्ट ऑफ ऑल दैट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूल्स या इंटर पार्टिकल। तो उनके बीच में जो पाया जाने वाला फोर्स होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और ये जो टर्म होता है ये डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन एंड फोर्सेज एंड होल एटम टुगेदर। यानी कि ये जो टर्म है ये इंक्लूड नहीं करता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, सबसे पहले जो बताया था वैन डर वाल ने बताया था, इसलिए इसको हम वैन डर वाल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है डाइपोल फोर्सेस। सो आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन जो मैं दे रही हूँ ये बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ताकि आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कंटेंट मिले और आप स्क्रीनशॉट लेके इससे प्रिपरेशन कर सकें। ओके, सो डाइपोल फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो कि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरेट होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो पार्शियल चार्जेस होते हैं इनको हम डेल्टा से शो करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि HCl का मॉलिक्यूल है, H हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव यानी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रख रहा है और क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव चार्ज रख रहा है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल फोर्सेस जो है इनके बीच में एक्ट करता है और ये परमानेंट डाइपोल रखते हैं। ओके, डाइपोल। नेक्स्ट आता है हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यानी कि एक ऐसा डाइपोल जो इंड्यूस होता है किसी दूसरे डाइपोल के इफेक्ट से। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट होते हैं किसी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल ऑलरेडी होता है, और वो जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल नहीं होता उन दोनों के बीच में, यानी कि एक ऐसा है जिसके अंदर वो डाइपोल मोमेंट है दैट इज हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, एंड अदर इज नॉट हैविंग दैट डाइपोल मोमेंट, बट वो इसके इफेक्ट से थोड़ा सा जनरेट हो जाता है डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं ये इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एंड यू कैन सी यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है A और एक मॉलिक्यूल है B। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है बना रहे हैं और ये पोलर मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखे हुए हैं, डाइपोल फोर्सेस इसके अंदर जनरेटेड हैं। तो यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये इसके जब कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर भी इंड्यूस हो जाता है डाइपोल। तो इस तरह के जो मतलब कि फेनोमेनन को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। सो ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझेंगे। जो भी एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकली सिमेट्रल होते हैं और जिनके अंदर कोई भी डाइपोल नहीं होता, बट इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड होता है, ठीक है, जो कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और डाइपोल जो है इनके अंदर डेवलप हो सकता है जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सपोज करिए एटम A एंड एटम B जो हैं वो क्लोज विसिनिटी में एक दूसरे के हैं। इट मे ऑल्सो हैपन दैट मोनोमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वन atom say A becomes unsymmetrically and that is charge cloud is more on one side of other, यानी कि एक पे ज़्यादा चार्ज क्लाउड है और एक पे कम हो जाता है। और ये क्या करता है, दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन एटम A फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि एक के इफेक्ट से दूसरे पर बहुत ही शॉर्टली ये इफेक्ट जनरेट कर देता है। और दिस इंस्टेंटेनियस और ट्रांजिट डाइपोल दिस सॉर्ट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अदर एटम B, जो कि B की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब करता है, विच इज क्लोज टू इट, जो कि इसके करीब था। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अ डाइपोल इंड्यूस इन द B, अ टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट ऑफ A एंड B अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक की वजह से दूसरे पर वो डिस्टॉर्शन हुआ और दोनों के बीच में डाइपोल जनरेट हुआ।
Similarly, temporary dipoles are induced in molecules also. This force of attraction was first proposed by German physicist Fritz London ने बताया था, इसलिए इसको रिस्पेक्ट में हम लंदन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो डिस्पर्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही सिंपल है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और ये हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किसी एक मॉलिक्यूल का किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो वहाँ पे जो डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट होता है तो वो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। अब हमारे पास जो लॉज हैं भाई, वो लॉज आते हैं। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप लॉ है जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। इन्होंने बताया कि अगर किसी सिस्टम में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, ओके, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में कि यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट है और किस चीज़ के बीच में रिलेशन जनरेट हो रहा है। तो इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तब ये बॉयल्स लॉ है। ओके, तो जो उसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है उसके फिक्स्ड हैं, ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है जो कि इन्होंने पहले बताया था टेम्परेचर, और दूसरा बताया फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो अगर आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो गिवन है, तो वो वॉल्यूम पे चेंज कैसे आएगा? वो वॉल्यूम पे चेंज आएगा जब आप उसका प्रेशर, ऑब्वियसली जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो भी वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये एक फिजिकल फिनोमेनन है। ओके, सो हम अगर इसको और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में डिराइव करते हैं तो P = K 1/V। तो अगर आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई हम कर दें तो PV = K1, और किसी दो सिस्टम के लिए बात हम करें तो P1 V1 P2 V2, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P1/V1 = P2/V2। ओके, तो यहाँ पर K क्या है? K कांस्टेंट है। ओके, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, सबको पता है वहाँ पे हमें कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चॉइस लॉ, जहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम, यहाँ पे हम किस चीज़ को कांस्टेंट करेंगे? प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। वहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा था और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए और उसका जो गिवन वॉल्यूम है, उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, V = to दैट इज चार्ल्स लॉ। ओके, नेक्स्ट आपका जो है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको तैयार कर सकते हो। ये छोटा सा शॉर्ट नोट है, आराम से आप प्रिपरेशन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका है गेल-लुसास लॉ, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। ये हमें बताता है, ये लॉ क्या हमें बताता है? ये लॉ हमें बताता है कि अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस क्या है? फिक्स है, लेकिन प्रेशर वेरीज हो रहा है। वो डायरेक्टली किससे रिलेशनशिप रखता है? वो डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेशनशिप रखता है। तो पहले हमने जो है पहले वाले लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को वॉल्यूम से रिलेट किया, लेकिन यहाँ पर सेकेंड लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और टेम्परेचर को किया। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर और प्रेशर को हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर रिलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्रेशर और टेम्परेचर मैथमेटिकली प्रेजेंट किया जाता है P = K3 × T, P/T = K3। ओके, K क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये हमें बता रहा है कि जितना आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर उसके साथ साथ इंक्रीज़ होगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से प्रेशर पर इफेक्ट पड़ता है, वाइस वर्सा। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो आपका लॉ है वो है एवोगाड्रो लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो इक्वल वॉल्यूम होता है, जितनी भी गैसेस आप ले लें और उनकी सबकी कंडीशन सेम कर दें और वॉल्यूम सेम कर दें, ठीक है,
सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर रखें तो उनके बीच में जो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो हमेशा इक्वल होंगे. दैट इज़ बी रिप्रेजेंटेड बाई V प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज़ V इज इक्वल टू K4N. अब ये K1 K2 K4 इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये एक अलॉगरिथम सेटअप कर रहा है, मीन्स कि एक सीक्वेंस है, दैट्स व्हाई इट इज़ गिविंग दैट. ओके, सिंस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो भी ये आपको पहले पता है भाई, जितना वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करेगा. अगर हम किसी गैस के लिए 1 मोल ऑफ एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसका मतलब वो है कि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड और टेम्परेचर प्रेशर आप ले रहे हैं वो 273.15 के केल्विन, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो 1 बार के इक्वल होता है. और जो कि एग्जैक्टली हम प्रेशर पास्कल में नापते हैं तो उसके 10⁵ पास्कल प्रेशर. ओके, प्रेशर जो की यूनिट है पास्कल. ओके, तो ये जो एक मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है. अब इसके बाद आइडियल गैस क्या है? जो गैस बायस लॉ, चाइस लॉ को और एवोगैड्रो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू NRD. अब इसका डेरिवेशन बुक में है बड़ा लंबा सा, तो यहाँ पे डेरिवेशन तो है नहीं, बट ये शॉर्टेस्ट नोट है तो इसलिए आपको यहाँ पे से फॉर्मूला मिल रहा है. अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दी हुई है. इक्वेशन ऑफ स्टेट, इन दोनों को मिलाकर जो हमने इक्वेशन जनरेट करी है चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ को, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट. P1 इज इक्वल टू V1 P1 is equal to V1, P1 into V1 by T1 is equal to P2 into V2 by T2. तो ये हमारी इक्वेशन आती है, इसका भी डेरिवेशन है. सो अब यहाँ पर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसेस सब्सटेंस, उसके लिए एक फार्मूला है. अब उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर यानी कि डिफरेंट गैसेस का प्रेशर. अगर ये लॉ हमें बताता है डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर हमें ये बताता है कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी मतलब आपने एक गैस का मिक्सचर बनाया, उसमें नॉन रिएक्टिव गैसेस को रख दिया, तो जो उसका जो सम होता है, इक्वल जो सम आप निकालेंगे सब का, वो इक्वल होता है उसके पार्शियल प्रेशर के टोटल सम टोटल प्रेशर की. यानी कि P टोटल जो है वो पूरे गैस का टोटल मिक्सचर का है, और P1 P2 पार्शियली डिफरेंट गैसेस का लिया गया है, वो इक्वल होता है. वेयर स्मॉल p टोटल इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस एंड P1 P2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस जो कि मिक्सचर में मिली हुई है. ओके, उसके बाद हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है. भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, आपको पता है गैस में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत निग्लेजिबल होता है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर होता है. गैस जो है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज़ में, और एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, और उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का वो निग्लेजिबल होता है इसकी कंपैरिजन टू एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम. सो दे आर कंसीडर एज अ पॉइंट मासेस, मतलब इतना ज़्यादा दूर होता है कि हम उसको पॉइंट मासेस की तरह से कंसीडर करते हैं. ये जो एजम्पशन है एक्सप्लेन करता है ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस. ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा स्पेस है तो आप उसको बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं. एक्सप्लेन द ग्रेटेस्ट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस, और देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. जब टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे आप, तो उसके बीच में किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा. और ये सपोर्ट करता है, द सपोर्ट ऑफ अजम्पशन कम्स फ्रॉम फैक्ट द गैस एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल फॉर देम. यानी कि छोटी सी अगर बॉटल इधर की परफ्यूम की आप पूरे बड़े से हॉल में खोलें तो वो पूरे में स्प्रेड हो जाएगी, या फिर वो एक छोटे से बॉक्स में भी स्प्रेड हो सकती है. उसको जितना स्पेस मिलेगा वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें बता रहा है कि जो पार्टिकल ऑफ गैस हैं वो हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन करते हैं, और if the particles were at rest and occupied fixed position then a gas would have a fixed shape which is not observed. अगर ऐसा नहीं होता तो गैस अगर मान लो कि फिक्स पोजीशन रखती, फिक्स जगह रखती, तो भाई गैस का कोई शेप होता, बट देयर इज नो ऑब्जर्वेशन सच लाइक. पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. इसमें ये इस थ्योरी में बताया गया कि सारे डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, और ये रैंडम मोशन होता है. भाई जब वो आपस में कोलाइड करते हैं
तो वो कोलाइड करने के बाद क्या करते हैं, जिस कंटेनर में रखे हैं उस पे टकराते हैं और उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, और ये जो कोलिजन होता है गैस का वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर जो है वो सेम रहती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। नेक्स्ट आपका है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। जो रियल गैसेस होती हैं वो डेविएट कर जाती हैं, मतलब जो भाई रियल गैस जो है वो एक्चुअली में कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं होती है। मोस्टली जो है मतलब सारी की सारी गैसेस रियल गैसेस होती हैं क्योंकि वो डेविएट करती हैं आइडियल गैस लॉ का। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर जो भी एग्जर्ट होता है गैस का वो लोअर देन प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो एक मतलब स्टैंडर्ड माना गया था कि इतना आइडियल गैस के थ्रू प्रेशर एग्जर्ट होना है वो उससे हमेशा कम होता है। तो हमने यहाँ पर देखा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल ऑब्जर्व प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, जहाँ पर एक कांस्टेंट है। फिर वॉल्यूम करेक्शन वी इज इक्वल टू वी माइनस एन बी, जहाँ पर एन बी अप्रॉक्सीमेटली जो है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है गैस का, ठीक है, उसके लिए है, और बी एक कांस्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल इक्वेशन है पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, एन आर टी ऑल आर दीज आर कॉन्स्टेंट। तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये एक अपने आप में एक बड़ी सी डेरिवेशन है, तो उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो पॉसिबल होगा तो आई विल अपलोड। कॉन्स्टेंट ए एंड बी आर कॉल्ड वैन डर वाल कॉन्स्टेंट। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल पैरामीटर। वैन डर वाल पैरामीटर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेजर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वाइल बी इज़ मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर बी मीन्स कि ए एंड बी जो कांस्टेंट दिया गया है उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे बताया गया है कि वाइल बी इज़ द मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल जिसकी यूनिट बार एल क्यूब मोल इनवर्स 2, यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स 1, और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजरमेंट इन द टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z, जिसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर जो हमने मैथमेटिकली ड्राइव करी है, z इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी। जो टेम्परेचर होता है किसी भी रियल गैस का वो हमेशा ओबेस का आइडियल गैस लॉ को करता है। ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट, मतलब कि ये एक रेंज दी गई है बॉयल पॉइंट तक, वो टेम्परेचर उस रियल गैस का उसको आइडियल गैस लॉ को मतलब इस टेम्परेचर पर कुछ हद तक अप्रिशिएट करता है इस रेंज प्रेशर को। नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ये बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक हाईएस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी गैस का जिस पे गैस क्या हो जाती है, लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। लिक्विफिकेशन ऑफ सो कॉल्ड परमानेंट गैस says volume of 1 mole of the critical pressure is called critical volume, और जो उसका सबसे पहला उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम लिक्विफाई होना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, और ये तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट। होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है सरफेस टेंशन। कुछ अब सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक ऐसा फोर्स है जो पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉ ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जस्ट इमेजिन कि एक सरफेस ऑफ लिक्विड है, आपने उसके आप सरफेस ऑफ लिक्विड पे परपेंडिकुलरली कोई फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट लेंथ पे, तो आप उस फोर्स को बोलेंगे सरफेस टेंशन। इसको डिनोट करते हैं गामा लेटर से, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है एन न्यूटन मीटर इनवर्स होती है। ओके, और जो डायमेंशन होती है वो kg s इनवर्स 2 होती है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मेजर करते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब कि विस्कोसिटी गाढ़ापन, तो वो क्या है, किसी चीज़ को बहने से रोके, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जनरेट करता है, मतलब एक अपोज करता है किसी भी लिक्विड के फ्लो होने में। द मेजर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच अराइज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से वो अपोज करता है उसको फ्लो होने से, तो उसको हम उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है।
जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही लिक्विड कम जो है फ्लो करेगा। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड जो है वो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर से। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। मॉलिक्यूल्स दूर जाने के बाद वो एक दूसरे से फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे, फ्रिक्शन फिनोमिनन नहीं शो करेंगे, और जिससे वो विस्कोसिटी को भी शो नहीं करेंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनके बीच में कम हो जाएगा और वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ये जो है नीटा इसका जो सिंबल है, इससे हम इसको शो करते हैं। और ये जो है ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट वो ऐसा फोर्स है जब वेलोसिटी ग्रेडियंट इज़ यूनिटी एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ यूनिट एरिया। मतलब कि इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है कि वो फोर्स जो वेलोसिटी ग्रेडियंट जब यूनिटी यानी 1 हो और जो एरिया ऑफ अ कॉन्टैक्ट जो है यूनिट एरिया वो भी 1 हो, तो उस टाइम काम करने वाले जो फोर्स को हम बोलते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट। और ये नीटा से मेजर किया जाता है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर होती है, स्क्वायर मीटर होती है, और पास्कल में भी इसकी यूनिट दी हुई है। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है शॉर्टेस्ट नोट्स के साथ। होप्स हो कि ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। कोई भी टर्म आपको अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो यू कैन इनबॉक्स मी, और दैट मीन्स कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इजीली, और आपको मैं डिस्क्राइब करूँगी उस चीज़ को जितना हो सकता है पॉसिबल। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।